उत्तराखंड में 1600 के पार कोरोना के मरीज। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1637। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीज 778। उत्तराखंड में अब तक 837 कोरोना मरीजों की मौत और साथ ही कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार आपको उत्तराखंड के डेटा को हम बता रहे हैं। 1600 पार कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं और रिकवरी रेट 51% से ज्यादा है। तो उत्तराखंड में 1600 के पार कोरोना के मरीज आपको लगातार अपडेट देते। मरीजों की संख्या बढ़कर 1637 हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो 778 एक्टिव मरीज हैं। तो लगातार हम आपको ये डेटा दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं। एक्टिव मरीज 778 हैं, 15 लोगों की मौत हुई है। तो उत्तराखंड के आंकड़ों पर नजर डालिए। लगातार उत्तराखंड में भी आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि 15 लोगों की जान अभी तक गई है। तो उत्तराखंड में 1600 के पार कोरोना के मरीज और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1637 हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 778 अभी तक एक्टिव केसेस हैं। साथ ही 837 कोरोना के मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं और 15 लोगों ने जान गंवाई है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती कोरोना पॉजिटिव और लिवर कैंसर से पीड़ित एक और मरीज की मौत हो गई है। इसी के साथ में एम्स में मरने वाले मरीजों की संख्या का आंकड़ा 7 पहुंच चुका है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मृतक का अंतिम संस्कार चंद्रेश्वर नगर शमशान घाट में देर शाम को पुलिस की मौजूदगी में कर दिया जाएगा। इसी के साथ में एम्स में 2 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिसमें एक युवक गुड़गांव में आईडीपीएल और दूसरा चित्तौड़गढ़ में भारत विहार कॉलोनी ऋषिकेश पहुंचा है। दोनों को स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन किया है। रिपोर्ट पॉजिटिव है आने के बाद में इलाज के लिए दोनों को एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। एम्स के डीन यूबी मिश्रा ने बताया कि दोनों मरीज एंटी सिम्टोमेटिक हैं, यानी कि किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स उनमें नहीं थे। ये 52 साल का मुजफ्फरनगर का निवासी था, मेल रोगी, जो कि यहाँ पर 9 तारीख को लाया गया था। दिल्ली में शायद इसकी भर्ती नहीं हुई थी, तो दिल्ली से इसको यहाँ पर लाया गया था। 9 तारीख को इसको भर्ती किया गया। जब इसको भर्ती किया था तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था और यहाँ पर उसको कैंसर लिवर की डायग्नोसिस बनाई गई थी, जिसका इसका उपचार भी चल रहा था और 10 तारीख को इसकी मृत्यु हो गई। इसका आते ही हम लोगों ने सैंपल भेजा था और उसको सस्पेक्ट कैटेगरी में कोविड एरिया में भर्ती किया गया था। बाद में इसका सैंपल भी पॉजिटिव आया। सितारगंज में विगत 7 जून को दिल्ली से लौटी 17 वर्षीय किशोरी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल है। आनंद फारन में किशोरी को जिला अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें, स्वास्थ्य केंद्र को एहतियातन तौर पर बंद कर दिया गया है। नगरपालिका हॉस्पिटल को
किया गया है, जिसके बाद में सावधानी बरतते हुए हॉस्पिटल खोला गया। आपको ये भी बता दें, सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फार्म में 7 जून को दिल्ली से लौटी 17 वर्षीय किशोरी को आइसोलेट कर दिया गया है, जिसका सैंपल 9 जून को हल्द्वानी भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्या ने बताया कि 7 तारीख को शक्ति फार्म की 17 वर्षीय किशोरी दिल्ली से अपने घर लौटी थी, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आइसोलेट किया गया था। 17 वर्ष वो अपने भाई के साथ दिल्ली से हमारे सितारगंज पहुंची थी। सितारगंज में इनके द्वारा जो हमारी टीम है, टीम से होम क्वारंटीन के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन हमारी टीम ने इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए होम क्वारंटीन करना उचित नहीं समझा और उस किशोरी को आइसोलेट कर लिया गया, अपने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने के बाद फिर 9 तारीख को इनका सैंपल लिया गया, जिसमें 10 तारीख की रिपोर्ट में इनके कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके पश्चात फिर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से अपनी जो वाहन सेवा मंगवाकर आज सुबह इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। टिहरी जनपद में फूटा कोरोना बम। टिहरी में 30 नए केसेस सामने आए हैं। जनपद में टोटल केसेस 253 है। जनपद में एक्टिव केसेस 98 है। और इसके अलावा कुल मिलाकर टोटल केस 253 हो गए हैं पॉजिटिव टिहरी में। और इसके साथ साथ कल 104 डिस्चार्ज, कल तक जो डिस्चार्ज थे पूरे मिला के वो 104 थे। उसके अलावा 51 आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो इस तरीके से कुल एक्टिव केस जो रह गए हैं वो 98 रह गए हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इनको डिस्चार्ज पॉलिसी तो यही है कि 10 दिन में डिस्चार्ज करते हैं। जब तभी करते हैं जब 3 दिन पहले से उसको बुखार ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो उस केस में डिस्चार्ज कर रहे हैं। और डिस्चार्ज के साथ साथ 7 दिन उसको वहीं सुरसिंघार में अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रखा है, वहाँ पर आइसोलेशन फैसिलिटी में भी रख रहे हैं 7 दिन तक। उसके बाद उसको घर जाने के लिए। उत्तराखंड सांसद अजय भट्ट काशीपुर पहुंचे। सांसद अजय भट्ट ने आईजीएल गेस्ट हाउस में स्थानीय अधिकारियों के साथ में बैठक ली और कोरोना महामारी के दौरान उनके सामने आ रही परेशानियों और जनता को मिलने वाली सहूलियत के बारे में चर्चा की। साथ ही सांसद ने काशीपुर के विकास कार्यों को गति किए जाने की बात कही है। बैठक के दौरान सांसद अजय भट्ट में राशन वितरण प्रणाली, पीपीई किट, स्वास्थ्य विभाग, जल संस्थान सहित अन्य विभागों को लेकर विचार विमर्श किया। अजय भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही अधिकारी भी मुस्तैदी के साथ में कोरोना की लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए अजय भट्ट ने बताया कि काशीपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर विगत लंबे समय से रुका हुआ है, जिसका कार्य जल्द पूरा कराने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही सांसद अजय भट्ट ने यह भी कहा कि जनता को कोरोना वायरस लंबे समय तक जूझना पड़ेगा, जिसके लिए WHO ने भी अपना फरमान जारी कर दिया है। काशीपुर तहसील में विगत 3 वर्षों से लंबित पड़े करीब 1200 दाखिल खारिज पर सांसद ने चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को जल्द लंबित पड़ी दाखिल खारिज को निस्तारण करने के निर्देश दिए। कोरोना के कारण बहुत सारी परेशानियां इस समय जनता को हैं, तो इसी में समीक्षा की है कि किस टाइप की परेशानियां हैं, कितनों को राशन बटा, कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनको कच्चा राशन जा रहा है, कितनों को पक्का गया है, और संस्थाओं का आभार प्रकट किया है, कितनी संस्थाएं इसमें लगी, हमारे कार्यकर्ता कैसा काम कर रहे हैं और अधिकारियों को क्या क्या परेशानी आ रही काम करने में। जैसे बिजली विभाग है, पेयजल विभाग है, जल संस्थान, जल निगम, ये ऐसा काम है कि कोविड के समय यानी कोरोना के समय इनकी आवश्यकता पड़ती है। स्वास्थ्य विभाग है, हर समय पीपीई किट हैं कि नहीं है, तो ये तमाम अधिकारियों की परेशानी सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। हम हर बार अधिकारियों के ऊपर रौब-दाब दिखाते हैं और बेचारे इस समय एक वॉरियर के रूप में सभी लोग लगे हैं, तो इस समय हम उनकी परेशानी को भी जानना चाहिए और विकास कार्य इसके साथ साथ हमको करने पड़ेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए खर्च में कटौती करेगी सरकार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने नियमित नियुक्तियों पर रोक लगा दी है और कई खर्चों पर रोक लगाई है। वित्त विभाग से करीब 300 करोड़ रुपए कटौती से बचाने की उम्मीद है। नई नियमित नियुक्तियां भी होंगी और नए पद पर सृजित नहीं किए जाएंगे। जिन विभागों में पद खाली हैं उनमें आउटसोर्स कर्मचारियों से काम चलाया जाएगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने जारी किए हैं खर्च कटौती के निर्देश। सरकार के सलाहकारों को भी अग्रिम आदेशों तक कोई नया स्टाफ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने नए सरकारी
भवन बनाने और गेस्ट हाउस बनने पर भी रोक लगा दी है। कोरोना से जंग में बढ़ता खर्च, बिगड़ती जीडीपी, कम होता राजस्व बड़ी वजह है। विभाग में संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर नियुक्ति पर पाबंदी, आउटसोर्स से काम होगा। नए नए सृजन की केवल पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में छूट रहेगी। अफसरों की यात्रा इकोनॉमिक होगी। विज्ञापन प्रिंटिंग पर कम खर्चा होगा। विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी। नई योजनाएं जीरो बेस बजट पर रहेंगी, यानी कि योजना की लागत का आकलन करके बजट तय किया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों का 5 स्टार कल्चर नहीं होगा। सरकारी भवन में होंगे सभी सरकारी कार्यक्रम। नए वर्ष या अन्य अवसरों पर विभागीय कैलेंडर, डायरी, लेटर आदि पर भी रोक लगाई गई। सभी ने अपने वेतन का एक हिस्सा इस वित्तीय वर्ष के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय किया। और जिस तरह की हालात हैं देश के अंदर, राज्य के अंदर, जो आय के सोर्स हैं वो काफ़ी कम हो गए, काफ़ी सीमित हुए हैं। और इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिया था हमने, आप तब्यता कीजिए, जो जहाँ पर भी कटौती हो सकती है उस कटौती को करना चाहिए। एक फेज है ये, एक फेज है ये। इस फेज के निकलने के बाद सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन मैं आज मीडिया में पढ़ रहा था कि नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, ऐसा मैं आज पढ़ रहा था। ऐसा नहीं है, तो शासनादेश देखना चाहिए। और तभी मैं समझता हूँ कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करने जा रही है। खबर देहरादून से, जहां खर्च में कटौती का कर्मचारियों ने विरोध किया है। कटौती के सरकार के तरीकों के विरोध में कर्मचारी नियुक्तियां न करने भी वेतन कटौती ठीक नहीं है। बिजली चोरी रोकने, जीएसटी घोटाले रोकने जैसे कदम उठाने चाहिए। बिजली का बकाया वसूला जाए। कर्मचारी संगठन ने कहा सरकारी कर्मचारी संगठनों से भी राय ले सरकार। राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ के महामंत्री अरुण पांडे ने जारी किया बयान। कर्मचारी संगठनों ने सरकारी फैसले की आलोचना की। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा आज जो एक शासनादेश किया गया है, जिसमें तमाम कर्मचारियों के पदों के कटौती, वेतन के उच्चीकरण पर लगाई गई रोक जैसे तमाम कर्मचारी विरोधी कदम उठाने की तैयारी हो रही है, जिसके आदेश किए गए हैं। परिषद का आरोप है कि सरकार इस कोरोना महामारी की आड़ लेकर सरकार व शासन में बैठे हुए कुछ कर्मचारी विरोधी मानसिकता वाले लोगों के इशारे पर कर्मचारियों के उत्पीड़न पर उतारू है। पहले कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया, उसके बाद वेतन में 1 दिन की कटौती कर दी गई मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए बिना कर्मचारियों के उससे पूछे हुए। इसी प्रकार नई पेंशन पॉलिसी के अंतर्गत 12% जो राज्यांश जमा होता था उसको 10% कर दिया गया। ऐसे तमाम सारे कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में बहुत ही रोष है। कर्मचारियों का मानना है कि सरकार वो सारे सरल कदम उठाने पे उतारू है जिनसे कि वो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अन्यथा परिषद व अन्य कर्मचारी संगठनों ने सदैव ये मांग की है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक, महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री ने समीक्षा बैठक की। रेखा आर्य ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। रेखा आर्य ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदोन्नति का इसी महीने प्रस्ताव तैयार किया जाए। तो एक ये प्रयास रहता है कि किस प्रकार से बच्चे जो है श्रम न करते हुए शिक्षा और शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ सके। हमारा विभाग भी लगातार यदि हमारे पास में ऐसे कोई मामले आते हैं तो यदि वो बच्चा असहाय है तो उसको अपने संबंधित संस्थाओं में रखने का काम करते हैं ताकि वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। इसके अलावा यदि बच्चा की ये मजबूरी है कि उसके कमा के ही अपने परिवार को उसे देना है तो निश्चित रूप से श्रम विभाग को अवगत कराते हुए उसे संबंधित संस्थाओं से संबंध कराया जाता है ताकि
वो उतना समय 12 घंटे अपने वहां पर व्यतीत करे और उस व्यतीत करे हुए समय में शिक्षा ग्रहण करे और उसके बदले का जो वो बाहर समाज से कमाता है उसके बदले में उसे 300 रुपए जो है उसके परिवार को जाए। इस प्रकार की व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से की जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक सचिवालय में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यूएमटीए का गठन किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग रोपवे प्रणाली को डीपीआर तैयार कर रही है। रुड़की की गगनहर कोतवाली क्षेत्र के सहरा में फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, लेकिन 10 जून को जब स्वास्थ्य विभाग पुलिस प्रशासन की टीम व्यक्ति को लेने उसके घर गई, पते पर पहुंची तो वह व्यक्ति गायब मिला है, जिसे पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप का माहौल है। वहीं देर शाम व्यक्ति के अपने घर फरीदाबाद में होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने व्यक्ति को वहीं भर्ती करने की सलाह दी। साथ ही एक और मामला सामने आया जिसमें व्यक्ति दिल्ली से लौटा था और जिसके सैंपल के लिए होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम व्यक्ति को लेने जब पहुंची तो व्यक्ति बाजार में दोस्तों के साथ घूमता हुआ मिला, जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला। पुलिस ने जब हरकत में आने के बाद वे दोनों कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के खिलाफ में 307 के आपदा प्रबंधन के तहत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कल एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिसने अपना पता जानबूझकर गलत लिखाया था, अपने उक्त पते पर रहना नहीं पाया गया। साथ ही उसके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर भी असत्य पाया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा अपने ही प्रयासों से उसे फिरोजाबाद में होना ज्ञात किया गया और उसे यहाँ से आवश्यक प्रपत्र भेजकर उसे वहाँ के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इस संबंध में चूँकि उक्त कोरोना संक्रमित व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई गई, अपने वर्तमान निवास स्थान पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचना भी नहीं दी गई, उसका यह कृत्य दूसरों के जीवन को संकटापन्न करने और उनकी मृत्यु की संभावना कारित करने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। इस संबंध में कोतवाली गंगनहर पर अंतर्गत धारा 307, 188 आईपीसी और धारा 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है। मंदी और बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों के लिए एक बार फिर से गढ़वाल मंडल विकास निगम निदेशक आशुतोष शर्मा ने आवाज उठाई। उन्होंने उत्तराखंड में घरेलू और व्यावसायिक भवनों में टैक्स और सरकारी बिल्डिंगों में रखे गए किराएदारों का किराया माफ करने की मांग की। इस संबंध में आशुतोष शर्मा ने ज्ञापन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को भेजा, जिसमें अवगत कराया गया कि कोविड-19 के कहर की वजह से बाजार में मंदी का माहौल है, हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। सरकार यदि मांग को पूरा करती है तो इससे लाखों लोग लाभान्वित हो पाएंगे। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की लोकप्रिय सरकार हो, उनके द्वारा बहुत कदम उठाए गए हैं ताकि लोगों को तुरंत राहत मिले। एक कदम यह भी है क्योंकि मार्केट बिल्कुल बंद था, तो 40 वित्त वर्ष के दौरान जो है नगर निकायों के क्षेत्र में जो पड़ने वाली, चाहे ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी संपत्ति है, चाहे व्यवसायिक हो या घरेलू हो, उस पर जो है संपत्ति कर माफ़ किया जाए चालू वित्त वर्ष के दौरान। और इसी तरह से जो अगर अपनी जो परिसंपत्तियाँ हैं नगर निगम ऋषिकेश के सहित अन्य निकायों की, उस पर जो है परिसंपत्तियों पर जो किराया माफ़ किया जाए। चमोली की गोपेश्वर मंडल सड़क पर गगोल गांव के पास एक कार खाई में जा गिरी। कार सवार की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान लगभग 800 मीटर दूर खाई में गिरी कार से स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने शव को बड़ी मशक्कत के साथ में बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार व्यक्ति स्थानीय निवासी था।
हमें सूचना मिली आज कि एक वाहन गंगोल गांव के पास से नीचे गिर गया है। तो इसमें फिर हम मौके पे आए थे, तो यहाँ पे हमने रेस्क्यू किया, सर्च किया। इसमें एक अल्टो कार थी और उसमें एक व्यक्ति था, ही गंगोल गांव का रहने वाला, उसका नाम धीरेन्द्र सिंह रावत है। उसको रिकवर कर लिया, हॉस्पिटल ले गए उसको, पंचायत नामक पोस्टमार्टम कर